जो हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी, उन कंडीशन में हमने जो सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, दैट सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और या फिर हमने इसी स्टेटमेंट को इस तरह से कहा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर तमाम टॉर्क्स का सम अगर ज़ीरो हो तो बॉडी की जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई होती है। सो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी कुछ इसी तरह का ही है, बल्कि सेम मतलब है उन दोनों प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। सो इसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट अबाउट अ बैलेंस्ड बॉडी। किसी भी बैलेंस्ड बॉडी की अगर हम बात करें, दैट फॉर अ बैलेंस्ड बॉडी द sum of all the torque sum of all the torque acting on a body is zero। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है अगर वो बॉडी बैलेंस्ड है तो। सो इसी को हम फर्स्ट सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। सो इससे रिलेटेड जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं और फिर उसी एग्जांपल के अंदर जो है वो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका सेंटर हमारे पास ये मौजूद है, दिस इज द सेंटर पॉइंट, या ये समझ लो कि ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस पॉइंट के ऊपर हमने इस रॉड को बैलेंस कर दिया है। बैलेंस रॉड का मतलब ये है कि इसके ऊपर तमाम टॉर्क का सम जो है वो जीरो है। सो लेट से अगर मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करता हूँ, लेट से एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने जो है वो इस पोजीशन पे प्लेस किया, और एक ऑब्जेक्ट मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। ये तीन ऑब्जेक्ट्स मैंने डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस किए हैं। अब इसका एनालिसिस करते हैं और इस सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को समझते हैं। लेट सपोज ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी बैलेंस्ड है, इस पॉइंट को हमने कह दिया, लेट से दिस इज पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ रोटेशन। एक इसको बॉडी को हम नाम दे देते हैं बॉडी ए, और जिस पॉइंट के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करिए इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। सिमिलरली ये हमारे पास बॉडी बी है और जहाँ इसकी फोर्स लग रही है उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट बी। और ये तीसरी हमारे पास बॉडी आ गई सी, और जहाँ पर इसकी फोर्स लग रही है इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। सो बारी बारी अगर हम देखें कि अगर हम जो है वो बॉडी बी और बॉडी सी को फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ अगर बॉडी ए इस रॉड के ऊपर प्लेस की हुई है तो क्या होगा? तो ये यूनिफॉर्म रॉड होगी, वो ए पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड्स मूव करेगी। सही है। ये जो रॉड ए है, सॉरी, ये जो रॉड है वो इस बॉडी ए की वजह से इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही है इस रॉड के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से इस रॉड के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली अगर हम बॉडी ए और बॉडी सी को रहने रिमूव कर दें, सिर्फ बॉडी बी को देखें, तो बॉडी बी के ऊपर भी ये जो बॉडी बी भी जो है वो इस रॉड को रोटेट कर देगी इन दिस डायरेक्शन। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी बी है उसका एक फोर्स है, फोर्स अप्लाई करिए इस रॉड के ऊपर जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अगर बॉडी सी को देखें तो बॉडी सी भी जो है वो इस रॉड को इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देंगी। इट्स मीन यहाँ तीनों पॉइंट पे, तीनों पोजीशन पर हमारे पास जो है वो वेट फोर्सेस मौजूद हैं इन तीन बॉडीज की, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट या रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। लेट से हमारे पास एक फोर्स ये आ जाती है बॉडी ए की, ये हमारे पास आ जाती है दूसरी फोर्स बॉडी बी की, और ये हमारे पास आ गई थर्ड फोर्स बॉडी सी की। सो इसको हम नाम दे देते हैं W1, दैट इज वेट फोर्स ऑफ बॉडी ए। ये हमारे पास हो जाएगा W2, वेट फोर्स ऑफ बॉडी बी, और इसको हम नाम दे देते हैं W3, दैट इज द वेट फोर्स ऑफ बॉडी सी।
सो जैसे कि मैंने यहाँ इस W1, W2 और W3 से पहले डायरेक्शंस बनाई थी कि ये तीनों बॉडीज अगर वेट फोर्स अप्लाई करती हैं तो ये रॉड को किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगी. सो एज वी कैन सी दैट बॉडी ए एंड बॉडी बी, ये दोनों बॉडीज इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं. सिमिलरली जो बॉडी सी है वो इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करिए. तो ये हमारे पास तीन डिफरेंट टॉर्क्स आ जाएंगे. टॉर्क प्रोड्यूस बाय द बॉडी ए, टॉर्क प्रोड्यूस बाय बॉडी बी और टॉर्क प्रोड्यूस बाय बॉडी सी. सो एक और चीज हम यहाँ पे मार्क करते हैं, दैट इज दी मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म हम देखें तो मोमेंट आर्म का मतलब था पॉइंट ऑफ फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस. सो बॉडी ए का जो मोमेंट आर्म है वो कुछ हमारा आ जाएगा इस तरह से कि पॉइंट ए से लेकर यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का ये डिस्टेंस, ये हमारे पास हो जाएगा मोमेंट आर्म फोर्स ए का या W1 का. इसी तरह से पॉइंट बी से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ये डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा मोमेंट आर्म इस बॉडी बी का या इस बॉडी बी के वेट का. सिमिलरली ये थर्ड हमारे पास आ जाएगा मोमेंट आर्म फोर्स बॉडी सी के वेट फोर्स का, और इसको हम नाम दे देते हैं. जैसे हमें पता है मोमेंट आर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो बॉडी ए का मोमेंट आर्म हमने कह दिया दिस इज L1, दिस इज L2 और इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज L3. तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास टोटल तीन टॉर्क्स फॉर्म हो रहे हैं. इन तीनों टॉर्क्स को हम कह देते हैं टॉर्क 1, टॉर्क 2 एंड टॉर्क 3. तो इस बैलेंस रॉड के ऊपर तीन टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, टॉर्क 1, टॉर्क 2 एंड टॉर्क 3. और टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. सो टॉर्क 1 प्रोड्यूस कर रही है बॉडी ए, जिसमें हमारे पास जो वेट फोर्स है इट इज द फोर्स दैट इज प्रोड्यूसिंग द टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म. Moment arm means the distance between the point of force and axis of rotation. So A से लेकर ये पाइवट को हम एक पॉइंट नाम दे देते हैं O. सो A से लेकर O तक हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा मोमेंट आर्म टॉर्क 1 का. इसी तरह से टॉर्क टू की अगर हम वैल्यूज को देखें तो टॉर्क 2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉडी 2 multiplied by the moment arm that is represented by L2. Similarly, torque 3 is equals to W3 and L3. तो यहाँ मैंने तीन टॉर्क्स का एनालिसिस कर लिया विद देयर डायरेक्शन. सो अगर हमसे कहा जाए कि दिस रॉड इज बैलेंस्ड, अगर ये रॉड जो है वो बैलेंस्ड है, सो बैलेंस रॉड का मतलब ये हुआ कि इस रॉड के ऊपर जो है वो तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो जीरो है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों आपस में बराबर हैं. इफ द रॉड इज बैलेंस्ड इट्स मीन क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये दोनों आपस में बराबर होंगे अगर ये रॉड हमारी बैलेंस्ड है. सो क्लॉकवाइज में जैसे मैंने स्टार्टिंग में डायरेक्शन बनाई थी दैट टॉर्क 3 इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो टॉर्क ए और टॉर्क बी है ये दोनों टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज में हमारे पास हो जाएगा टॉर्क 3 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास दो टॉर्क हैं, टॉर्क 1 और टॉर्क 2. तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के टॉर्क के बीच में यहाँ सम का साइन लगा दिया. इट्स मीन कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बराबर हैं. सो अगर मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं सो इट विल बिकम W3 मल्टीप्लाइड बाय L3 इज इक्वल्स टू W1, सॉरी यहाँ L3 के बजाय हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगा. मैं करेक्शन कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है W1 मल्टीप्लाई बाय AO दैट इज द मोमेंट आर्म, और यहाँ L2 के बजाय हम मोमेंट आर्म लिख देते हैं
ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ओ बी। सिमिलरली L3 में हम लिख देते हैं ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस ओ सी। सो टॉर्क 3 इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। सो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास W3 मल्टीप्लाई बाय ओ सी, दिस इज W3 is equals to W1 multiplied by OA plus W2 multiplied by OB। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट दैट सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। इस एग्जांपल के अंदर जो हमने डिफरेंट बॉडीज के टॉर्क लेके प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई किया है, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। सो अब इसी तरह की एग्जांपल लेते हैं हम, और एग्जांपल को यूज़ करके जो है वो हम वैल्यूज़ को सपोज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इसी तरह की रॉड मौजूद हो और इसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हैं, और जो उन फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होंगे उन टॉर्क का हम एनालिसिस करते हैं। सो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो कि डिफरेंट पोजीशंस पर वेट अप्लाई कर रही है इस रॉड के ऊपर। सो लेट सपोज इसका हमारे पास फिक्स पॉइंट आ गया, दैट इज एक्स, और इस पॉइंट एक्स के ऊपर ये रॉड जो है वो बैलेंस की हुई है। इसके ऊपर हम कुछ बॉडीज को प्लेस कर देते हैं। लेट सपोज एक बॉडी ये हो गई हमारे पास, और एक बॉडी को हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली ये हमारे पास आ गई थर्ड बॉडी, और ये हमारे पास आ गई फोर्थ बॉडी। तो ये 4 बॉडीज़ को मैंने डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस कर दिया। लेट सपोज ये जो मेजरमेंट है यहाँ पर इट इज़ 0। ये हमारे पास बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी एंड बॉडी डी, और यहाँ हमारे पास मेजरमेंट है 100 सेंटीमीटर्स। सो द पॉइंट एक्स या जो बैलेंसिंग पॉइंट है इसको हमने वैल्यू दे दी दैट इट इज़ 50 सेंटीमीटर। और पॉइंट ए की जो पॉइंट ऑफ फोर्स है वो लेट सपोज अप्लाई हो रही है एट 12 सेंटीमीटर्स, और बॉडी बी की जो पॉइंट ऑफ फोर्स है वो अप्लाई हो रही है 25 सेंटीमीटर पर। और पॉइंट सी को हम ले लेते हैं लेट से 70 सेंटीमीटर, और इसको हम कर देते हैं 90 सेंटीमीटर। सो इन बॉडीज़ के हम मासेस भी सपोज कर लेते हैं, और लेट सपोज हमें 3 बॉडीज़ के मासेस गिवन है और फोर्थ बॉडी का अगर मास कैलकुलेट करना है। लेट सपोज दिस इज़ 5 किलोग्राम बॉडी, दिस इज़ 2 किलोग्राम बॉडी, एंड दिस इज़ 3 किलोग्राम बॉडी, और हमें इस बॉडी का जो मास है उसे कैलकुलेट करना है। सो ये हमारी पूरी टोटल सिचुएशन है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ पे हम बॉडीज का मास भी वेट लिखेंगे ना, लाइक 5 न्यूटन 2 न्यूटन। सही है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में एक्चुअली हमें वेट ही रिक्वायर्ड होता है, बट लेट सपोज अगर हमारे पास वेट नहीं गिवन है, हमें इसी तरह की सिचुएशन गिवन है कि हमें मास के साथ ये वैल्यूज गिवन है, तो हम किस तरह से करेंगे, मैं उसी की प्रैक्टिस करवा रहा था। ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास 4 बॉडीज हैं, तो इसका मतलब है चारों बॉडीज का वेट मौजूद होगा। सो हम वेट को जो है वो नाम दे देते हैं बाय, लेट सपोज इसका वेट है W1, इसका वेट हो जाएगा W2, इसके वेट को हम कह देते हैं W3, और इसके वेट को हमने कह दिया इट इज W4। और मार्क भी कर देते हैं हम यहाँ पर दैट दिस इज वेट 1। यहाँ हमारे पास हो जाएगा डायरेक्शन वेट 2 की। ये हमारे पास हो गई W3 वेट 3, और ये हमारे पास हो गया W4। और हमें फाइनली जो है वो इस बॉडी डी का मास यहाँ कैलकुलेट करके दिखाना है। सो यहाँ पर 4 बॉडीज हैं, इसका मतलब है 4 टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं। सो हम चारों टॉर्क्स को नाम दे देते हैं टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 एंड टॉर्क 4।
सो लेट सपोज बॉडी ए का जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी ए के वेट की वजह से जो टॉर्क है, इट इज टॉर्क 1। सो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इट इज टॉर्क 1। बॉडी बी के वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमने नाम दे दिया टॉर्क 2। और बॉडी थ्री सी की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज टॉर्क 3। एंड फाइनली ये जो वेट 4 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, इट इज टॉर्क 4। सो टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला हमें पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। सो हमें मोमेंट आर्म रिक्वायर्ड होगा टॉर्क के लिए, और हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है डायग्राम में कि हमारे पास 4 डिफरेंट फोर्सेस मौजूद हैं, दैट इज वेट फोर्स। यहाँ जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो वेट फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। सो हमें इन चारों बॉडीज के एक्चुअली वेट रिक्वायर्ड होंगे, बट यहाँ हमें वेट तो गिवन नहीं है, यहाँ हमें मास गिवन है। सो अगर हमें मास गिवन हो तो मास से हम वेट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, W is equals to mg। अब लेट सपोज मास 5 किलोग्राम है और ग्रेविटी की वैल्यू वी नो दैट इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास वेट आ जाएगा, अगर मैं मास की जगह 5 पुट कर दूं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10, तो मेरे पास वेट आ जाएगा बॉडी ए का, दैट इज 50 न्यूटन। तो मास से मैंने किस तरह से वेट फाइंड आउट किया, समझ आया? हाँ। ठीक है, अब बॉडी बी का वेट बताओ मुझे। 20 न्यूटन। ठीक है, बॉडी बी का 20 न्यूटन, बॉडी सी का 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। और बॉडी डी का वेट हमें नहीं पता, बिकॉज हमें मास भी नहीं पता। तो एक्चुअली हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की मदद से बॉडी डी का वेट कैलकुलेट करेंगे, और इसी W इज इक्वल्स टू mg वाले फॉर्मूले को यूज करके बॉडी डी का मास कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे पहले हम जो है वो टॉर्क्स को निकालते हैं। सो टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय L1। टॉर्क 2 इक्वल हो जाएगा W2 मल्टीप्लाइड बाय L2, एंड W3 मल्टीप्लाई बाय L3, एंड W4 मल्टीप्लाइड बाय L4। सो इनकी वैल्यूज को देखें तो मुझे बताओ W1 की जगह क्या आएगा? 50 न्यूटन। W1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 50 न्यूटन, और L1 की जगह क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। देखो, L असल में होता क्या है, L हमारे पास होता है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस। सो यहाँ अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो फोर्स जो पहली अप्लाई हो रही है बॉडी ए की, वो 12 सेंटीमीटर पे अप्लाई हो रही है, और जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट इज 50 सेंटीमीटर। सो असल में हमें जो मोमेंट आर्म चाहिए होता है वो इस फोर्स से लेकर मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस होता है, 12 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कहलाता है मोमेंट आर्म। अब मुझे बताओ मोमेंट आर्म क्या होगा बॉडी ए का? हम फिर 50 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल सही है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 38 सेंटीमीटर। 38 सेंटीमीटर। सो हमें पता है कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का एसआई यूनिट नहीं है। सो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स के अंदर। इसका मतलब है 38 डिवाइड हो जाएगा 100 से। समझ आई ये बात? हाँ। ठीक है। सो 38 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मीटर्स के अंदर मोमेंट आर्म आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.38। तो मैं यहाँ पर जो है वो 0.38 को पुट कर देता हूँ। सो 50 न्यूटन्स मल्टीप्लाइड बाय 0.38 मीटर्स। सो मुझे बताओ टॉर्क कितना आएगा? 19। ठीक है, 19 न्यूटन मीटर। सिमिलरली W2 की वैल्यू बताओ। 20 न्यूटन। W2 हमारे पास यहाँ पर है 20 न्यूटन्स, और W2 का जो मोमेंट आर्म है वो कितना होगा?
25 सेंटीमीटर। 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो 25 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, और जब इसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0.25 मीटर्स। 0.25 मीटर्स। तो मुझे टॉर्क 2 कैलकुलेट करके बताओ। 5 न्यूटन मीटर्स। 5 न्यूटन मीटर। सिमिलरली W3 हमारे पास है इक्वल्स टू 30, एंड मोमेंट आर्म इसका हो जाएगा 70 में से 50 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब है 0.2 मीटर। सो 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो। 6 न्यूटन मीटर। तो ये आ गया हमारे पास 6 न्यूटन मीटर। और W4 हमारे पास अननोन है, तो हम W4 को एज इट इज रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय L4। सो बॉडी डी का जो मोमेंट आर्म बन रहा है इट इज 90, और एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो 50 पे, तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मोमेंट आर्म हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0.4 मीटर। सो इसका टॉर्क हम एज इट इज रहने देते हैं, W4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो ये 4 टॉर्क्स हमारे पास आ गए। क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ। ओके। सो अब हम इन चारों की अगर डायरेक्शन देखें तो बॉडी ए और बॉडी बी, ये दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है इट इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली टॉर्क 3 और टॉर्क 4, ये दोनों जो टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, ये दोनों टॉर्क हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मौजूद हैं। दो टॉर्क्स हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दो टॉर्क हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई करें, जिसका मतलब ये था ये सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये दोनों टॉर्क्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क को देखें तो क्लॉकवाइज हमारे पास है टॉर्क 3 प्लस टॉर्क 4, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास दो टॉर्क्स हैं, दैट इज टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। सो टॉर्क 3 और टॉर्क 4 को ऐड करेंगे तो टॉर्क 3 की वैल्यू हमने पहले से निकाली है, दैट इज 6, और टॉर्क 4 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.4 W4 इक्वल्स टू टॉर्क 1 की वैल्यू हमने निकाली थी 19, एंड टॉर्क 2 हमारे पास था 5। तो यहाँ से अगर हमें W4 कैलकुलेट करना है तो W4 का रिजल्ट कैसे आएगा? हम उसको नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वल्स टू की। बिल्कुल सही। हम इसको लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 0.4 W इज इक्वल्स टू 19 प्लस 5 इज 24, एंड 6 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। सो W4 विल बी इक्वल टू 24 माइनस 6 इज 18, एंड डिवाइडेड बाय 0.4। तो वेट का आंसर बताओ मुझे। 45 न्यूटन। सो वेट फोर्स का हमारे पास आंसर आ गया 45 न्यूटन्स। सो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें पूछा जा रहा था दैट कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी डी। तो हम क्या करेंगे, हम अगेन इस वेट को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मास। सो मास के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। W इज इक्वल्स टू mg है, सो मास विल बी इक्वल टू W ओवर g।
तो बॉडी डी का जो मास हमारे पास वेट हमारे पास आया है दैट इज 45, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10। सो फाइनली हमारे पास बॉडी डी का जो मास आएगा इट विल बी इक्वल टू 4.5 किलोग्राम। क्लियर है ये? टॉर्क 4 की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क 4 की वैल्यू हम निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं कि टॉर्क 4 जैसे ये था हमारे पास यहाँ पर, टॉर्क 4 के लिए हमने कहा था कि टॉर्क 4 इक्वल है W4 मल्टीप्लाइड बाय L4। सो W4 की वैल्यू ये रही मेरे पास 45, और मोमेंट आर्म इसका था 0.4। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क 4 का भी रिजल्ट आ जाएगा। 18 न्यूटन मीटर आ रहा है। ठीक है, 18 न्यूटन मीटर आ गया। सो लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा दोनों बराबर ही आते हैं। सो जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 19 और 5 आ रहे थे, तो इन दोनों का जो सम है वो आ रहा था 24। सिमिलरली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एक टॉर्क था 6 न्यूटन और दूसरा टॉर्क था 18 न्यूटन। इन दोनों का भी सम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो 24 ही आ रहा है। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों बराबर ही होंगे। क्लियर है यहां तक? हाँ क्लियर है। ओके। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो मैं स्टार्ट में बता रहा था, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक शॉपिंग बैग मौजूद है, और इस बैग के अंदर हमारे पास बहुत सारे बॉल्स हैं, और हमें पता है कि हर बॉल को जो है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उस अट्रैक्ट होने वाली फोर्स को हम वेट फोर्स कहते हैं। इट्स मीन इस बैग के अंदर मौजूद तमाम बॉल्स का जो वेट फोर्स है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इन तमाम बॉल्स का जो वेट है हमने ले लिया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और एक और चीज़ के तमाम ये जो वेट फोर्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगी, दैट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं इन तमाम वेट फोर्सेस को ऐड कर दूं, इन तमाम बॉल्स के जो वेट फोर्सेस हैं उसको मैं ऐड कर लूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? सेम जो एक वेट फोर्स का आएगा। मेरे पास इन तमाम वेट्स को मैं ऐड करूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल वेट ऑफ बॉल 1 एंड वेट ऑफ बॉल 2, वेट ऑफ बॉल 3, वेट ऑफ बॉल 4। इस तरह तमाम वेट्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो वेट आ जाएगा, वेट, एक वेट आ जाएगा, और उस वेट को हम कहेंगे वेट ऑफ द बैग। यही होगा। हाँ। तो जिस तरह मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि एक शॉपिंग बैग के अंदर मौजूद जितने भी बॉल्स हैं, तमाम बॉल्स का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और तमाम वेट फोर्सेस को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बैग। सिमिलरली अगर हमारे पास लेट सपोज कोई बॉडी है, और हमें पता है कि तमाम बॉडीज जो है वो ऑल दी बॉडीज आर मेड अप ऑफ एटम्स। तमाम बॉडीज जो है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स और एटम से मिलके बनी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। सो इसके अंदर मौजूद जो तमाम पार्टिकल्स हैं, जिस तरह बॉल हर पार्टिकल को बॉल के ऊपर वेट फोर्स एक्ट कर रही थी तमाम बॉल्स के ऊपर, इसी तरह इस बॉडी के अंदर भी मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होंगे, तमाम पार्टिकल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये हो जाएंगी इन तमाम पार्टिकल्स की
डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स। सो अगर मैं इन तमाम वेट स्मॉल वेट फोर्सेस को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा? उस पूरी बॉडी का वेट। अगर मैं ऐड कर दूंगा इन तमाम वेट फोर्सेस को तो हमारे पास इस पूरी बॉडी का वेट आ जाएगा, द वेट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी का हमारे पास वेट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो इस बॉडी के वेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उन तमाम स्मॉल पार्टिकल्स के वेट की बात करें जो कि इसके अंदर मौजूद है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि बॉडी का जो वेट है वो किस पॉइंट से एक्ट कर रहा होता है तो हमें उस पॉइंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? बिकॉज इस बॉडी के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं वहां हर जगह जो है वो एक वेट फोर्स उस पार्टिकल की मौजूद होगी। तो हम एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि इस पूरी बॉडी के अंदर एक ऐसा इमेजनरी पॉइंट जहां से बॉडी का वेट एक्ट करे, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। द पॉइंट इन अ बॉडी फ्रॉम वेयर the weight of the body appears to act। जिस पॉइंट से बॉडी का वेट एक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो जैसे मैंने अभी पार्टिकल्स की एग्जांपल देके बताई कि वेट तो असल में हर पार्टिकल का हर जगह से एक्ट कर रहा होता है, बट स्टिल हम एक पॉइंट को ले लेते हैं दैट इज इमेजिनरी पॉइंट, और उस बॉडी के अंदर मौजूद वो पॉइंट जहां से बॉडी का वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, this imaginary point is known as center of gravity। क्लियर है ये? हाँ। ओके। सो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है। अब हम देखते हैं कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो ये कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर में लाई करता है ऐसी बॉडीज के जो बॉडीज यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म जो बॉडीज होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उनके सेंटर में लाई होगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी बैलेंस हो जाती है। बॉडी कैन बी बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम हमेशा उसको बैलेंस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। या फिर लेट सपोज अगर हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट भी करना है तो हम हमेशा जो है वो उस बॉडी को बैलेंस करके देख लेंगे। जिस पॉइंट के ऊपर वो बॉडी बैलेंस हो जाती है जिसका मतलब है वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सिमिलरली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, फोर्स अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर हमारी फोर्स किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर अप्लाई होती है तो इसकी फोर्स की वजह से देयर विल बी नो रोटेशन। उस बॉडी के ऊपर जो है वो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ये इस तरह का ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक के बजाय जो हम लेट सपोज एक और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक ये इस तरह की जो है वो एक रॉड मौजूद है और इस रॉड का लेट सपोज अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करेगा बिल्कुल सेंटर के ऊपर। और लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा था कि फोर्स अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन देयर विल बी नो रोटेशन इन दैट बॉडी। अगर हमारी फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई होगी तो उस फोर्स की वजह से बॉडी में कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। सो लेट सपोज मैं इस बॉडी के ऊपर एक वन बाय वन इस तरह की फोर्सेस अप्लाई करता हूँ। ये सेकंड फोर्स हो गई और ये हो गई मेरी थर्ड फोर्स। सो आप मुझे बताओ इन तीन फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी?
फोर्स 2 की वजह से। फोर्स 2 की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जबकि फोर्स 1 और फोर्स 3 ये दोनों फोर्सेस की वजह से रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो यहाँ मैंने वो रीज़न लिखा है कि रोटेशन क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही, बिकॉज द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो अगर हम इन दोनों फोर्सेस की लाइन को देखें, सो इस फोर्स की जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी, दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल इसी तरह से इस फोर्स को अगर हम देखें, तो इस फोर्स की भी जो लाइन ऑफ फोर्स है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब भी फोर्स की लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होती है, तो उस केस के अंदर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, बॉडी रोटेट नहीं होती। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों बातें क्लियर हैं अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके। एक और चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहां लाई कर रहा होता है, तो जी मास ऑफ द बॉडी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉडी का जो मास है वो हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अराउंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म बॉडी है, सो इस यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा यहाँ सेंटर में ही लाई करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो हैमर होता है, हैमर की जो लोअर एंड होता है जो कि एक वुडन स्टिक की फॉर्म में होता है, इट इज द वुडन स्टिक ऑफ अ हैमर। सो वुडन स्टिक जो है वो एक यूनिफॉर्म बॉडी है, उसका मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो जो हैमर का जो ऊपर का मेटल वाला पार्ट होता है वो भी मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूं, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जिस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले कहा था, जो कि सेंटर में भी था, और ये जो इस पॉइंट के अराउंड जो मास था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब अगर हम देखें इस, हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब क्लियर है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा था कि लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वो जो हैमर होता है, हमारे पास इनिशियली सिर्फ हैमर की एक स्टेक है, वो जो वुडन स्टेक होती है हैमर के बेस के ऊपर जिससे हम होल्ड करते हैं, वो वुडन होती है, वुडन स्टेक है। सो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करता है बिल्कुल सेंटर में। दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट वुडन स्टिक। और इस पॉइंट के अराउंड जो मास इस वुडन स्टिक का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट्स मीन इस पॉइंट के राइट साइड के ऊपर तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जो तमाम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारे बराबर होते हैं। अगर मैं इस हैमर स्टिक के ऊपर की तरफ मैं ये मेटल का बार लगा देता हूँ, जैसे कि हमने देखा है कि उसमें हैमर में ऊपर जो मेटल का बॉडी लगी हुई होती है, सो जब मैंने ये ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पॉइंट है, अब ये सेंट्रल पॉइंट नहीं है। अब इस पॉइंट के अराउंड जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमारे इस पॉइंट के राइट साइड की तरफ मास ज्यादा है,
और लेफ्ट एंड या लेफ्ट साइड की तरफ जो मास है वो कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इस बॉडी के अंदर ये जो पॉइंट है ये अब यहाँ इस फिक्स पॉइंट पे नहीं रहेगा, अब ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से कि उसके अराउंड जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले यहाँ लाई कर रहा था, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव होके उस एंड की तरफ चला जाएगा जिस एंड के ऊपर मास ज्यादा होता है। सो जैसे मैंने पहले कहा था, ये किसी बॉडी के अंदर कोई फिजिकल पॉइंट नहीं होता, दिस इज इमेजिनरी पॉइंट। और साथ साथ ये पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता है बॉडी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि बॉडी का जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। यहां तक बात क्लियर है? मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मास की तरफ ज्यादा मूव करता है, जहाँ पे ज्यादा मास हो। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ मास ज्यादा हो, और इतना शिफ्ट हो जाएगा कि अब उसके इक्वली जो है वो राइट लेफ्ट अप डाउन, तो हर तरफ जो उसका जो मास है वो इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब है यहाँ ओके। इस पॉइंट के राइट साइड के ऊपर सारा मास और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ सारा मास जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ। ओके। सो फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, सो लेट सपोज एक ह्यूमन जो है वो इस तरह से वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो उस पर्सन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करेगा इसके स्टमक के पास, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से अगर लेट सपोज वो सेम पर्सन जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो अपने हैंड्स को जो है वो रेस कर लेता है, तो जब हैंड को रेस कर लिया तो इसका मतलब है कि अब इस पॉइंट जो जो कि पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी था उसके अबव जो मास है वो ज्यादा हो गया और नीचे की तरफ जो मास है वो कम हो गया। सो ये जो पॉइंट है अब वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इतना शिफ्ट होगा कि जो पॉइंट के अराउंड जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये जो पॉइंट है वो हमेशा बॉडी के अंदर शिफ्ट करता रहेगा जब तक वो बॉडी जो है वो स्टेबल ना हो, या फिर जब तक उस पॉइंट के अराउंड सारा मास जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहे। क्लियर है यहां तक? हाँ क्लियर है। ओके। सो दोबारा से हम एक और चीज डिफाइन करते हैं कि हमने जो सेंटर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिफाइन की थी, जिसमें स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था। सो पहले जो हमने डिफाइन की थी वो डेफिनेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, कि अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती तो वो इक्विलिब्रियम बॉडी का अनस्टेबल कहलाता था। और अगर किसी बॉडी के डिस्टर्ब करने के बाद वो एक न्यू पोजीशन पे आ जाए सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन, तो उसको हमने कहा था इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये जो तीनों स्टेट्स हमने डिफाइन की थी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, इन तीनों को हमने डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब हम इन स्टेट को डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक हमने एग्जाम्पल ली थी बुक की। एक बुक है या एक कोई भी बॉडी है जो कि इस तरह हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर लाई करी है। सो अगर लेट सपोज ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? सेंटर में। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा एट दी सेंटर। तो ये हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट जी। अब मैंने क्या किया, अब इसको मैंने डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब कुछ इस तरह से किया कि इस बुक को मैं उठा के इस तरह से रेस कर लिया, और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो रिलीज करने से क्या होगा इसके साथ? वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी बुक। ये बुक जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगी। अब तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी हुई इक्विलिब्रियम की?
स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, बिकॉज मैंने देखा कि बुक या बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। और इसका इक्विलिब्रियम मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने इस बॉडी को रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद मैंने ये देखा कि बुक अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। अब लेट सपोज अगर मैं इस बुक को या बॉडी को रिलीज नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ से इसको रेस करके यहाँ तक ले आया और अभी मैंने रिलीज नहीं किया, अब अगर मैं पूछूं कि बताओ ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है, तो हम कैसे बताएंगे? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखकर। बिल्कुल सही है, हम उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को देखकर बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले जो बुक की पोजीशन थी वहां भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क किया है। जब मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्ब करने के बाद भी मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को यहाँ पर मार्क किया है। सो दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है कि पहले वाला जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से नीचे है, और दूसरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है डिस्टर्ब करने के बाद वो ग्राउंड से ज्यादा ऊपर हो गया। तो जब भी हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और डिस्टरबेंस इस तरह से हो कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ मूव हो जाए, या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हो जाए, जो पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहले थी डिस्टर्ब करने के बाद वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उससे ऊपर हो जाए। तो ऐसा ऐसी बॉडी जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हो जाए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और आफ्टर द डिस्टरबेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्लियर है ये बात? हाँ क्लियर है। ठीक है। सो इट्स मीन कि जब भी हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब होता हुआ देखें तो हमें अगर ये बताना हो कि क्या वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगी या नहीं आएगी, तो हमें उस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को गौर से ऑब्जर्व करना है। अगर उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड हो गया, इसका मतलब है कि वो बॉडी फॉर श्योर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आएगी, बिकॉज उसका जो इक्विलिब्रियम है इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब लेट सपोज मैंने एक वर्टिकल स्टिक को इस तरह से जो है वो ग्राउंड के ऊपर बैलेंस करके स्टैंड किया है, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट स्टिक। अब अगर मैं इस स्टिक को डिस्टर्ब करूं, सो डिस्टर्ब करने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है वो इसकी पोजीशन हो गई। सो डिस्टर्ब करने से पहले मैंने जो है वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में थी। जैसे ही मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो मैंने ये देखा कि ये जो वर्टिकल स्टिक थी वो फॉल करके यहाँ ग्राउंड पर आ गई। इसका मतलब है कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई है, ये एक न्यू पोजीशन पे चली गई है, और इसका जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। सो पहले भी हम ये तो बात डिफाइन कर चुके हैं। तो इसी एग्जांपल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को ऑब्जर्व करो कि डिस्टर्ब करने से पहले और डिस्टर्ब करने के बाद जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है उस पर क्या फर्क पड़ा। हेलो। हेलो। तो यहाँ हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो दूसरी थी, जिसमें एक वर्टिकल बॉडी को हमने इस तरह ग्राउंड के ऊपर स्टैंड किया, और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसको डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करने के बाद ये फॉल डाउन हो गई। और
फॉल डाउन होने के बाद जो है वो एक न्यू पोजीशन पे आ गई और प्रीवियस पोजीशन पे वापस नहीं आई, जिससे मैंने ये कहा कि इस बॉडी का जो एक स्टेट है इक्विलिब्रियम की, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इसको बॉडी को डिस्टर्ब करने से पहले और डिस्टर्ब करने के बाद अगर हम इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को ऑब्जर्व करें, सो ऑब्जर्व करके मुझे बताओ कि डिस्टर्ब करने से पहले और डिस्टर्ब करने के बाद इसकी जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उस पर क्या फर्क पड़ा? डिस्टर्ब करने से पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन थी वो ग्राउंड से ऊपर थी, और डिस्टर्ब करने के बाद जब वो हॉरिजॉन्टली गिर गया तो उसकी पोजीशन फिर कम मतलब करीब हो गई ग्राउंड से। ग्राउंड से करीब हो गए। इसका मतलब ये है कि जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करें और डिस्टर्ब करने के बाद जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इट इज लोअर्ड। अगर डिस्टर्ब करने की वजह से बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर्ड हो जाए, जो पहले पोजीशन थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उससे नीचे हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन श्योरली से दैट बॉडी विल नॉट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी और बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन क्लियर है अनस्टेबल और स्टेबल की विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी? हाँ क्लियर है। ओके, सो लास्ट, एक मिनट अजान हो जाए उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो हमारी स्टेट थी उसको देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक प्लेस्ड है और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ब्लॉक मूव होके आ जाता है एक न्यू पोजीशन के ऊपर, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बिकॉज बॉडी एक न्यू पोजीशन पे आ गई है और बॉडी का जो न्यू पोजीशन है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस पोजीशन। तो यहाँ बॉडी को डिस्टर्ब करने से पहले और डिस्टर्ब करने के बाद इस बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को गौर से नोट करो। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन सिर्फ चेंज हुई है। नहीं, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो, तो बस मेरा लिखने का थोड़ा सा तरीके में थोड़ा चेंज आ गया होगा। बट जब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है रिमेन्स एट सेम हाइट। जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट ऑलवेज रिमेन्स एट द सेम हाइट। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो प्रीवियस पोजीशन से ऊपर हो जाता है, ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी पोजीशन से नीचे हो जाता है, बल्कि उसी सेम हाइट पे रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिसका मतलब ये है कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है या बॉडी की जो स्टेट है इक्विलिब्रियम की, इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है। हमने पहले पोजीशन के रेस्पेक्ट से डिफाइन किया था और अब हम स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ क्लियर है। ठीक है, सो बस एक और लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि हर बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है बॉडी की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। इसका मतलब है कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसी भी बॉडी के बैलेंस होने में, किसी भी बॉडी के स्टेबल होने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो कि इस तरह नॉर्मली जो है वो वॉक कर रहा है, और एक और सेम हाइट का पर्सन है बट वो इस तरह से वॉक कर रहा है कि उसने अपने ऊपर हेड के ऊपर बहुत सारा जो है वो लोड रखा हुआ है और वो ये सारा लोड लेके जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो इस पर्सन ए का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसे मैंने पहले बताया, वो लाई करेगा इस पर्सन के सेंटर के ऊपर, दैट जो कि इसके स्टमक के करीब कहीं आएगा। अगर हम बॉडी बी को देखें या पर्सन बी को देखें, तो ये जो पर्सन बी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब स्टमक के पास नहीं आएगा, बिकॉज अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टमक के पास हो
तो इसके अबव जो मास है वो ज्यादा होगा और इसके बिलो जो मास है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने ये सारा लोड अपने हेड के ऊपर रखा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है वो अब उसकी पोजीशन जो पहले वाली थी उससे ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ। ठीक है। अब देखो, अब दोनों मूव होते हुए अगर किसी थर्ड पर्सन का इन दोनों पर्सन को कोई पुश हो जाता है या धक्का लग जाता है, तो अब बताओ कौन सा पर्सन है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में से? पर्सन ए। पर्सन ए ज्यादा स्टेबल होगा और जो पर्सन बी है उसके फॉल डाउन करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्रे है हमारे पास और इस ट्रे के अंदर हमारे पास ड्रिंक्स के इस तरह के दो ग्लास हैं। एक गिलास ये हो गया हमारे पास और एक गिलास हमारे पास कुछ इस तरह का है। सो इस ग्लास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है यहाँ सेंटर में और इस ग्लास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है यहाँ पर। सो अब अगर ट्रे जो वेटर जो ट्रे के अंदर इस तरह के ग्लासेस को लेके मूव कर रहा है और उस वेटर को अगर धक्का लग जाता है, कोई पुश हो जाता है, सो कौन सा ग्लास है जो कि अपनी स्टेट को मेंटेन कर पाएगा या अपनी जो पोजीशन है उसमें वापस आ जाएगा? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट वाला ग्लास जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला जो ग्लास है वो अनस्टेबल है। तो इन दोनों एग्जाम्पल के साथ जो है वो इसी तरह की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने लोड को कैरी करने वाले ट्रक्स देखे होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक एम्प्टी ट्रक और इसी तरह का बिल्कुल सिमिलर एक और ट्रक हमारे पास मौजूद है। बट ये जो ट्रक है वो एक लोडेड ट्रक है। लोडेड ट्रक मींस ये जो एम्प्टी ट्रक है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ सेंटर में लाई कर रहा है, जबकि ये जो लोडेड ट्रक है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारा लोड जो है वो एक तरफ डाला हुआ है। सो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा इस पोजीशन पे। अब अगर ये दोनों ट्रक एक सर्टेन स्पीड पे मूव करते हुए एक शार्प टर्न लेते हैं तो कौन से ट्रक के स्टेबल होने के चांसेस होंगे या कौन सा ट्रक होगा जो कि टर्न लेते हुए गिर जाएगा? जो एम्प्टी ट्रक होगा वो स्टेबल रहेगा और जो लोडेड ट्रक होगा वो गिर जाएगा। बिल्कुल सही है। जो एम्प्टी ट्रक है वो आसानी से स्टॉप भी हो जाएगा, आसानी से जो है वो शार्प टर्न भी ले सकता है एज कंपेयर टू दिस लोडेड ट्रक। तो इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर दो दो बॉडीज है और दोनों बॉडीज के अंदर जो है मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन बताई हुई है। इन तीनों एग्जांपल्स को देखते हुए मुझे ये बताओ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी में क्या रोल प्ले करता है? इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख के मुझे ये समझ आया कि जितना ज़्यादा हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो ऊपर होगा तो उतना ज़्यादा बॉडी अनस्टेबल रहेगी और जितना ज़्यादा वो नीचे होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगी। बिल्कुल सही है। बॉडी विल बी स्टेबल, बॉडी इज स्टेबल if center of gravity is near to ground। सो किसी भी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन के ऊपर। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से करीब है तो वो बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से जितना ऊपर होगा वो बॉडी उतनी ज्यादा अनस्टेबल होगी। तो जिस तरह से मैंने ट्रक की एग्जांपल दी और यहाँ मैंने ग्लास वाली एग्जांपल दी, इसी तरह की एक और एग्जांपल लाइक स्पोर्ट्स कार्स।
स्पोर्ट्स कार्स के अंदर भी जिनका काम बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे मूव करना होता है, जिनका काम बहुत ज्यादा शार्प टर्न लेना होता है, तो उस कार के अंदर भी वहां कोशिश ये होती है कि कार को जितना ग्राउंड से करीब रख के बनाया जा सकता है उतना करीब बनाया जाए। जिस तरह की बड़ी गाड़ियां होती हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज होती हैं, उस तरह की बड़ी कार्स रेसिंग्स के अंदर यूज नहीं होती। रेसिंग्स के अंदर ज्यादातर ऐसी कार्स होती हैं जिसकी जो टोटल पूरी बॉडी है वो ग्राउंड से करीब हो। और दूसरी बात ये कि कार का जो ये बेस वाला हिस्सा है वो ज्यादा हैवी होता है एज कंपेयर टू दी अबव पार्ट, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पैसेंजर्स के बैठने की जगह होती है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है उस वहां पे ज्यादा वेट होता है। और ज्यादा वेट नीचे होने की वजह से क्या होता है कि इस कार का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो करीब से करीब ग्राउंड से करीब आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से इन स्पोर्ट्स कार के लिए शार्प टर्न लेना और हाई स्पीड पे मूव करना इजी हो जाता है बगैर अपनी बॉडी को अनस्टेबल किए हुए। क्लियर है यहां तक बात? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं